Hello friends and welcome back to my channel AR Educational Hub. Guys, our today's topic is very interesting. Please watch this video till end to know each and everything about the BDS. तो आप लोग नीट के लिए बहुत मेहनत कर रहे होगे ना। मैंने भी नीट क्रैक किया है और ये एक नीट एक्सपीरियंस से अच्छा कौन समझ सकता है। यहाँ कुछ लोग तो 3 से 4 ड्रॉप 4 से 5 ड्रॉप लिए हुए भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। उन लोगों को अगर BDS मिल भी रहा होगा तो उन्होंने BDS को छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्हें बस MBBS ही चाहिए। खैर MBBS तो है ही एक हाईएस्ट प्रोफेशन, पर आप लोग BDS को इतना कम क्यों समझते हो। BDS मिल भी रहा होता है तो उसे छोड़ देते हो ये सोच कर कि BDS का कोई स्कोप नहीं है। पर मैं आप लोगों को बताती हूँ BDS का बहुत ज़्यादा स्कोप है। BDS का स्कोप उन लोगों के लिए नहीं होता है ना जो बस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। एग्ज़ाम पास करना तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो आप तुरंत ही पास कर जाओगे। मैं बताती हूँ ना एग्ज़ाम पास लोग कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और क्या क्या बुक्स पढ़ने होते हैं। मेन जो होता है ना आपको ये इंपॉर्टेंट होता है आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, कितना आप रिटेन कर पाते हो, आप कितना याद रख पा रहे हो। चीज़ों को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर में जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें आप भूल गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा जो करते हैं उनके लिए स्कोप कम हो जाता है। और बस MBBS करने से ही सब थोड़ी ना हो जाता है। MBBS के आगे फिर PG करना होता है। आज के लाइफ में MBBS का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप सिर्फ MBBS किए और नीट PG अगर क्रैक नहीं कर पाए तो। और अगर आप PG के लिए आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बहुत ही कम है। प्राइवेट से MBBS करने के लिए ही 1 करोड़ लग जाते हैं। अब सोचिए PG करने के लिए और कितने पैसे लग जाएंगे। इतना तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता ना, एक कोई मिडिल क्लास के लोग। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिला है तो बहुत अच्छा है। MBBS तो है ही हाईएस्ट प्रोफेशन, लेकिन आपको BDS मिलता तो आप लोग छोड़ क्यों देते हो। आज के टाइम में अगर आप सिर्फ MBBS किए हो तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप बस BDS किए हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपना क्लिनिक खोल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आगे बहुत स्कोप होता है BDS का। अब आप लोग सोचते हो सैलरी के बारे में, तो सिर्फ BDS करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। BDS के लिए भी आगे नीट PG दे करके आगे MDS करना पड़ता है। लेकिन MDS की बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट में सीट्स बहुत ही कम है, तो इसके लिए भी ज़्यादा लोग प्राइवेट से ही करते हैं। तो अगर आपने BDS गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो बाकी के पैसों का क्या करोगे। इतना तो आप लोग प्राइवेट से पढ़ ही सकते हो। अपने मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया है तो इसके लिए इतने पैसे तो लाने ही पड़ेंगे ना। डेंटिस्ट्री में टोटल 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक है ओरल सर्जरी। तो ओरल सर्जरी से आप ओरल सर्जन बन सकते हैं। तो सोचिए आप BDS के बाद आप एक सर्जन भी बन सकते हैं। आप सिर्फ BDS के बाद एक डेंटिस्ट ही नहीं रहेंगे। लोगों को कैंसर होती है, ओरल कैंसर, आप इन सब का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब आप लोग BDS को ऐसा सोचोगे तो फिर इन लोगों का ट्रीटमेंट कौन करेगा जिन्हें ओरल कैंसर हो जाती है, बताइए। फिर आ जाता है और प्रोस्थोडोंटिक्स होता है, ऑर्थोडोंटिक्स होता है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांच है। टोटल 9 ब्रांच होते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रोस्थोडोंटिक्स होता है जैसे कि किसी का कोई टूथ नहीं है, उसमें कोई नकली टूथ, आप देखते हो नकली दांत लगाया जाता है, ये सब प्रोस्थोडोंटिक्स में आता है। कुछ लोग बूढ़े लोग को देखते हैं, उन लोगों का दांत ही नहीं होता है, तो अब वो लोग खाएंगे कैसे। उन लोगों के लिए तो एक नकली दांत चाहिए ना, तो ये सब प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर आता है। प्रोस्थोडोंटिक्स का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब अगर आप लोग नहीं करेंगे कौन करेगा ये सब। फिर इसको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते, वो लोग डेंटिस्ट हैं। तो आखिर जैसे कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को देखते हैं, वो लोग हार्ट के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के लिए होते हैं, वैसे ही डेंटिस्ट जो है आपके माउथ के लिए होते हैं। तो वो लोग भी एक तरह से डॉक्टर ही हुए ना। एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कोई भी ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर ही हुए ना। आप किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि BDS का स्कोप बहुत कम है। आप अगर वैसे डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी अपने टाइम में, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उन लोगों के लिए स्कोप कम होता है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उनके लिए स्कोप कभी कम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वो लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर MBBS करने के बाद अब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ से फिर MD करते हैं, क्योंकि PG के लिए सीट इतनी कम है ना, और प्राइवेट में इतने ज़्यादा फ़ी है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए BDS आप लोग करते क्यों नहीं है। BDS का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि आप कॉलेज से निकलें और आपका एकदम बहुत ही अच्छा सैलरी आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। टाइम तो लगेगा ही, पेशेंट को आपको जानना है। आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो पेशेंट आपके पास दोबारा आएंगे। अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं किए तो पेशेंट आपके पास दोबारा फिर नहीं आएंगे, और दूसरे लोगों को ही बोलेंगे कि ये डेंटिस्ट अच्छे नहीं है, इनके पास नहीं जाने। तो प्लीज़ अगर आप BDS नहीं करना चाहते हैं तो
थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिए, और जो भी कर रहे हैं आप लोग, जो भी बीडीएस के स्टूडेंट हैं वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग अच्छे डेंटिस्ट बन पाएँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या पढ़ना होता है बीडीएस में, और एग्ज़ाम पास कैसे करना ये भी बताऊँगी। एग्ज़ाम पास करना कोई टफ़ काम नहीं है, एग्ज़ाम आप बहुत ही ईज़िली पास कर सकते हो, क्योंकि हर ईयर ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। आपके जो कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम भी होंगे ना, आप सीनियर से क्वेश्चन पूछना कि क्या क्या सर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप देखना कि वही सेम क्वेश्चन ही आएंगे, उससे आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्ज़ाम भी कैसे पास करना और नॉलेज कैसे गेन करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आइए, ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बोथ फॉर एमबीबीएस एंड फॉर बीडीएस, दैट इज़ ह्यूमन एनाटमी। और पूरे इंडिया में सारे कॉलेज में BD चौरसिया की बुक फॉलो होती है। तो ये है वॉल्यूम 1। इसमें आप लोगों का सब अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, जो भी अपर बोन्स होते हैं ना, कुछ कुछ बोन्स है, स्कैपुला, क्लैविकल, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सब कुछ पढ़ना होता है। तो बस उतने से के लिए वॉल्यूम 1 काम आता है, वॉल्यूम 1 का ज़्यादा काम नहीं होता है। उसके बाद फिर वॉल्यूम 2 यूज़ नहीं होता है BDS में, क्योंकि वो उससे रिलेटेड पढ़ना ही नहीं होता है। फिर है वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 इज़ रिलेटेड टू हेड एंड नेक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। जितना आप ऊपर जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ते जाता है। आपको जैसे हेड एंड नेक की तरफ जा रहे हो, आपको उतने अच्छे से ही पढ़ाई करना होगा, क्योंकि पढ़ना तो उसी के ही बारे में है। हेड एंड नेक के सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे, चैप्टर थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है। अगर आप एनाटमी पढ़ते हो और साथ में एटलस लेके पढ़ रहे हो, जैसे कि नेटर्स एटलस सबसे बेस्ट है, तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा, और पढ़ने में बहुत ईज़िली समझ आएगा और ज़्यादा दिन याद भी रहेगा। उसके बाद है वॉल्यूम 4। ये है वॉल्यूम 4 और ये है रिलेटेड टू न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी तो आप समझ ही रहे होंगे, नर्वस सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बुक। मतलब वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग, ये बुक तो BD चौरसिया है, इसकी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए आप लोगों को एटलस ज़रूर लेना चाहिए। और आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो ना, उतना टाइम तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप फॉलो करना चाहते हो रेफरेंस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक, तो आप लोग ग्रेज एनाटमी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है वो ग्रेज एनाटमी, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम के लिए पहले इसे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस डायग्राम के लिए नेटर्स एटलस ज़रूर रखना, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर ये है ओरल हिस्टोलॉजी एंड ओरल पैथोलॉजी। ये भी जनरली हर जगह माजी जोश का ही यूज़ होता है, और ये बुक आप लोगों को ना 3rd ईयर तक काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, DADH, दैट इज़ डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये बुक। आप लोगों को मैं बताऊंगी इसका क्या काम होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो ना, ये सब कुछ आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना होगा। उसके बाद ये है बायोकेमिस्ट्री। हमारे कॉलेज में तो सत्यनारायण का ही चलता था। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये बायोकेमिस्ट्री की बुक हर कॉलेज में अलग अलग होती है। ये ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं होता। आपने अगर 11th-12th में अच्छे से बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है नीट के प्रिपरेशन, ये है हमारी फिजियोलॉजी की बुक। और हमारे कॉलेज में तो सेम्बुलिंगम की चलती थी। आप लोग अपना देख लीजिएगा आपके कॉलेज में कौन से ऑथर की चलती है। जैसे कुछ कॉलेज में AK जैन की भी चलती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड बुक में एक इंदु खुराना बहुत ही अच्छा बुक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा उससे। और ये ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं होता, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ये भी
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारी सब्जेक्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दोगे तो फिर वही है कि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आप एक अच्छे डेंटिस्ट फिर कैसे बनोगे। फिर दूसरा है हमारा डेंटल मटेरियल। मैं तो मन्नापल्ली ली थी। ये एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए थोड़ा यूज़फुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है ना, तो उसमें लिखने के लिए यूज़फुल होता है ये कि उतने टाइम में कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो आप फ़िलिप्स ले सकते हो। फ़िलिप्स बहुत ही अच्छी है, लैंग्वेज भी इजी है, और मन्नापल्ली आप जस्ट एग्ज़ाम के लिए आप रखा करो इसे। नेक्स्ट है ये है ओरल हिस्टोलॉजी की बुक। ये जनरली ऑर्बन एंड टेंकट की चलती है, मैंने तो ऑर्बन ली थी। टेंकट भी अच्छी बुक है, दोनों में से कोई भी आप लो और इसे अच्छे से पढ़ो। इजी है लैंग्वेज, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस क्लास में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है मास्टरिंग द BDS। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे इसमें दिए होते हैं। और ये बुक इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले इसे बनाना शुरू कर दोगे ना, 1-2 महीने पहले भी, 1 महीने पहले से ही आप बस इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम पास करने। क्योंकि नॉलेज गेन करना और एग्ज़ाम पास करना एक अलग बात होता है। आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए ना आप लोगों को एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा, तब भी जा कर के फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो उस टाइम एग्ज़ाम में याद नहीं आ पाता है कि और क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, सारा पॉइंट टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। तो अगर आप इस बुक से सॉल्व करके, मतलब इसे बना करके जाओगे, तो आपको सब कुछ याद रहेगा, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी दिखाती हूँ डेंटल हिस्टोलॉजी की, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ईओसिन एंड हेमोटॉक्सिन पेंसिल इसमें यूज़ करना होता है, जो कि आप हम लोगों को तो कॉलेज से ही मिल गया था, सेंट्रल स्टोर से हम लोगों ने लिया था। ये है ईओसिन एंड हेमोटॉक्सिन पेंसिल, ये यूज़ करना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है। और पेंसिल कलर भी यूज़ करना पड़ता है डायग्राम्स के लिए। ये है स्पैचुला, कर्व्ड स्पैचुला एंड स्ट्रेट स्पैचुला। ये पीओपी जब मिक्स करते हैं उसमें काम आता है। जैसे कि पीओपी को जब शुरू करते हैं ना, तो उसे स्प्रिंकल करके डालना होता है, उसमें ये काम आता है। फिर एक है रबर बॉल। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसे यूज़ करना होता है पीओपी मिक्स करने के लिए। और आप लोगों को जो पीओपी यूज़ करना है ना, वो टाइप 2 यूज़ करना होता है फर्स्ट ईयर में, टाइप 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये है कार्वर, जो कि कार्विंग में यूज़ होता है। और ये है कार्विंग वैक्स, इससे हम लोगों को कार्व करना होता है टूथ। सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्यूब सिखाया जाता है कार्व करना, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाना होता है, और एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साइड्स बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। और उसे लास्ट में पॉलिशिंग करना होता है मसलिन क्लॉथ से। बहुत लोग कॉटन भी बोलते हैं, पर कॉटन से उतना अच्छा नहीं होता है, तो हो सकता है आपको इसमें फिर ग्रेड कम मिल जाएंगे, तो आप मसलिन क्लॉथ यूज़ करो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे तो इसमें A ग्रेड मिले थे। मैं आप लोगों को अपने क्यूब भी दिखाती हूँ, ठीक है, रुकिए। ये मेरी क्यूब है, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी ये। सेकंड टाइम में मैंने ऐसा क्यूब बना लिया, फर्स्ट टाइम में अच्छी नहीं बनी थी, और फर्स्ट टाइम में जो बनी थी ना, वो भी मैं दिखाती हूँ।
ये है फर्स्ट टाइम का, लेफ़्ट साइड जो है वो फर्स्ट टाइम का है, मतलब वो उससे आप देख रहे हो साइड में एजेस में ना मेनिस्कस बन गया और इसका साइड भी 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया था। और सेकंड वाली बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, उसमें मुझे ए ग्रेड भी मिला था। उसके बाद इडेंचुलस इम्प्रेशन है। ये है मैक्सिला और ये है मैंडिबल। ये आप लोगों को ऐसे ही पेंट करना होता है और इसके सभी लैंडमार्क्स जो है पता करना होता, मतलब याद रखना होता है। ये वाइवा में पूछा जाता है। यहाँ से पीओपी का स्टार्ट मतलब यूज़ स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आगे और भी सिखाया जाता है। तो आप लोग को अगर कार्विंग में दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसमें मैं आप लोगों के लिए कार्विंग करते हुए एक वीडियो बना दूँगी। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना, पर्सनली कुछ पूछना है तो हमारा एक इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब दिया रहेगा। या फिर ट्विटर में भी आप फॉलो कर सकते हो, जो भी ऐप आप यूज़ करते हो आप उसमें हमें आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी यूज़ नहीं करते हो सीधे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।